ठीक, वो खत्म हो गया। चलिए आज का टॉपिक आपका उत्तक। कोशिका कोशिका बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से जीव, है ना? यही था। अब समझते कि अच्छा कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक 1665 में, लेकिन वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। लेकिन जैविक कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। ठीक है। अब कोशिका तो पूरा पढ़ लिए थे, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है वो भी देख लिए थे, कोशिका विभाजन भी हो गया है। आज का क्लास रहेगा कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। ठीक है। तो उत्तक का सबसे पहले खोज किसने किया था? देखिए, सर्वप्रथम जो उत्तक शब्द है टिश्यू, इसका प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक किसने? बीचेट। बीचेट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सेस से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? बुनना, है ना? उत्तक का मतलब टिश्यू को मतलब क्या बोलते हैं? कोशिका को मिला मिलाकर जो बनाया गया है वो उत्तक। ठीक है। उत्तक के अध्ययन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। ठीक है। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था? तो इटली का वैज्ञानिक था मार्सेलो मालफिगी। मार्सेलो मालफिगी, मार्सेलो मालफिगी ने किया। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला गया? मार्सेलो मालफिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो। मार्शल याद है ना जी? तो मार्सेलो मालफिगी, मार्सेलो मालफिगी। ठीक है। किसने? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन कब को? ये कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है। तो उत्तक के अध्ययन हिस्टोलॉजी, उसका कौन था फादर? तो मार्सेलो मालफिगी। अब इसमें होता क्या है देखिए, समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं उन्हीं को उत्तक कहा जाता है। उत्तक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। यही ना बोल सकते हैं इंग्लिश में शॉर्टकट में? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्या होता है कि जब समान कोशिका जो है इकट्ठा होकर एक विशेष काम करने के इकट्ठा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तक। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएं जो है ये इकट्ठा हो गया तो किसका निर्माण कर लिया? उत्तक का निर्माण किया। ठीक है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे उत्तक कहा जाता है। अब उत्तक का भी दो ग्रुप है प्रकार, एक पादप और एक जंतु। जंतु उत्तक और पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम लोग आज दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और उत्तक के प्रकार भी देखेंगे। ये तो हो गया बस क्लासिफाई किए कि प्लांट और एनिमल में। अब मेन उत्तक होता क्या है, कितने प्रकार है उसको समझिए। देखिए ये तो कल भी समझाए थे, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से और जीव जंतु। ठीक है। देखिए जंतु प्रकार, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, मतलब जंतुओं में उत्तक का प्रकार कितना होता है। हम लोग बांटे क्या? उत्तक का दो प्रकार, एनिमल और पादप, मतलब जंतु, है ना? जंतु और पादप, यही था ना? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। इंग्लिश थोड़ा आसान है। तो यहाँ पर क्लासिफाई किया किसके में? एनिमल का, कि जंतु जो है, जंतु उत्तक का कितना प्रकार है आपका? 4 प्रकार है। कौन कौन सा है? तो उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। यहाँ पर 2-4 तो आपका आसान से होगा। कौन कौन सा इसमें? उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब समझते हैं इसमें कि उपकला उत्तक क्या है, पेशीय उत्तक क्या है। ठीक है। एनिमल टिश्यू आपका 4 प्रकार के, कौन कौन सा? तो एपिथेलिया, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। इसका हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है? उपकला, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। अब सबका अलग अलग देखते हैं कि उपकला का क्या काम है, संयोजी उत्तक का क्या काम है। ठीक है। उपकला उत्तक के बारे में समझते हैं। तो उपकला उत्तक क्या होता है कि यह उत्तक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है, जो हम लोग का स्किन है। ठीक है। तो स्किन जो बनता है किस उत्तक का है? उपकला उत्तक का है। ठीक है। यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं
जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। जैसे हम लोग का बाहरी का जो स्किन है, हाथ का, पैर का, चेहरा का, यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। ये फोटो दिए ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। याद हो गया होगा। उपकला कहाँ पे? नहीं, इधर से एकदम रहा नहीं जा रहा है ये। अधिकतर लेकिन तो इधर हम कहा लिखा वो पता नहीं है। इधर देख ले कौन है, यही तो देखे हैं इसको, मतलब कुछ भी उसको लाते ना, फेल अब लीजिए पर चढ़वा करती है। हाँ देखिए, देखे ध्यान कहाँ था, क्या लिखे उसे मतलब नहीं है, वो कौन है वो ध्यान यहाँ पे। चलिए खैर देखिएगा, उपकला होता क्या होता है कि जो हमारे बाहरी सतह को प्रोटेक्ट करता है बाहरी से, ठीक है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इस ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ता है। अगर ये ऊतक हम लोग का बुढ़ापा में कम होता है ना, तो स्किन चेहरा उहरा का क्या होता है, झुर्री पड़ जाता है वहां पे, ठीक है। और इसे यह ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। चोट से सुरक्षा प्रदान करेगा और सुंदरता प्रदान करेगा। सुंदरता प्रदान तो सबसे ज्यादा लड़कों में ही होता है, लड़कियों में तो होता ही नहीं है। कई लोग तो बिना मेकअप के रह ही नहीं सकते हैं। हमने तो इतने रखते, कई तो है ना, दाढ़ी रख ले तैयो सुंदर, दाढ़ी ना रखे तैयो सुंदर, बाल बड़ा है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, मूछ है तैयो अच्छा, नहीं है तैयो अच्छा। अभी सही सब बाल कटवा ले तो खाली बाल कटवा लेना, बस कहानी खत्म। तो सुंदरता जो सबसे ज्यादा भगवान दिए तो लड़कों में ही दिए हैं। लड़की लोग का तो मेकअप के सारे जिंदा है, मेकअप मार के तब ठीक ठाक, नहीं तो खत्म कहानी। बिना मेकअप के लोग कहीं निकल जाए बाहर मान लेंगे, नहीं हो सकता है। अब हम लोग के लिए क्या है, सूत के उठो कुली करो, ऐसे आप पोंछ लो, बस पानी से धो लेते हैं, ऐसे पोंछ के देते शीशा में, एकदम चमकते रहते हैं, इतना अच्छा बना है। ये लोग खैर छोड़िए, ये लोग के मने मने शराब दे रही है। यही लोग का शराब कभी हमको बीमार करता है, हम समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो उपकला ऊतक का क्या काम है, हमारा बाहरी स्किन है ना। बाहरी स्किन से समझिए कि बाहरी स्किन का काम क्या है, तो बाहर से आने वाले जो हानिकारक है उसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो हम लोग का जो बाहरी स्किन बना हुआ है किस कला का है, किस ऊतक का है, उपकला ऊतक का है। ये पूरा बता दिए। खुली सतहों में सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से बचाता है ना। इस ऊतक के कमी हो जाने से क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, झुर्रियां आ जाता है स्किन में, त्वचा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? उपकला समझ गए। आइए अब समझते हैं। अब उपकला का भी 4 गो है। उपकला ऊतक भी कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। तो ये होता है, एक है आपका सरल सल्की उपकला, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। अब इसका भी अलग अलग यूज है, ठीक है। उपकला का भी 4 प्रकार, ठीक है। उपकला क्या होता है, बाहरी स्किन किसका बना होता है, उपकला ऊतक का, ठीक है। अब उपकला ऊतक का 4 प्रकार, सरल सल्की, स्तरित, स्तंभाकार और घनाकार। ये दोनों तो आसान, देखिए फिगर से भी, क्या स्तंभाकार हो गया तो ये स्तंभ के रूप में दिख रहा है कर टिश्यू, ठीक है। घनाकार है तो घनाकार रूप में दिख रहा है, क्यूब के शेप में है। अब ये दोनों समझते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। सरल सल्की उपकला क्या है, देखिए सरल सल्की उपकला जो है, यह ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है और यह अत्यधिक पतली और कोमल सतह का निर्माण करती है। अत्यधिक पतली और कोमल सतह, जैसे कि देखिए हम लोग का त्वचा कोमल है। आप देखिए नस का जो ऊपर का जो लेयर होता है, नस वेन, वो एकदम पतला होता है। और हम लोग का जो हृदय का जो हार्ट में जो चेम्बर है, तो उसमें भी एक पतला परत होता है, एकदम पतला पतला परत। और ओसोफेगस मतलब कि आहार नल, आहार नल जो भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन जिस माध्यम से अंदर जाता है, तो वो जो उसका जो परत
है ना लेयर, वो किसका बना होता है? सरल सल की उपकला का। तो इनर पार्ट नीचे ये थोड़ी बताएं कि उपकला जो है स्किन के निर्माण करता है, तो सिर्फ उसमें एग्जांपल दिया त्वचा, और त्वचा तो एकदम सबसे बाहरी हो गया। उसके अलावा हम लोग के हार्ट के ऊपर भी तो एक लेयर होता है, पतला सा लेयर, ठीक है, तो वो भी तो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। सबको समझिए ना अच्छे से। इसमें इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये ऐसे चपटा हुआ है लेयर इसका, और उसका केंद्रक भी क्या है? चपटा है। तो इसको बोले हैं कौन सा कला? मतलब उपकला, सरल सल की उपकला, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, इसमें शरीर का बाहरी सतह, शरीर का बाहरी सतह, ठीक है, रक्त नलिकाओं की दीवारों पर, जो रक्त नलिका हम लोग को वेन है, उसके दीवार पर पतला परत रहेगा। फेफड़ों के अंदर वायु कोश में, फेफड़ों के अंदर वायु कोश, जो आपका ये वायु कोश है, इसमें भी पतला परत दिखेगा आपको, ठीक है। और ग्रास नली, ओसोफेगस, जो भोजन हम लोग खाते हैं, तो जिस माध्यम से, जिस नली से हमारे अंदर जाता है, तो उसके ऊपर में, ठीक है। तो कौन सा हो गया? सरल सल की, सरल सल की उपकला, ठीक है। ये एकदम पतला होता है, चपटा, क्या है ना कि यह इस ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती है, ठीक। सरल सल की उपकला चपटी और बहुत पतली सतह का निर्माण करती है, ठीक है। आगे आइए इसमें स्तरित उपकला। तो त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होते हैं। नाक बनी ले रहा है, सटा दीजिए जी। हाँ, साउंड प्रूफ पर्दा है। अच्छा, उधर गेट खिड़की खोले हुए हैं ना, आप भी श्रीमान खिड़कियां खोल के आवाज लेते हैं बाहर। आइए यहाँ पे, स्तरित उपकला क्या होता है कि यह त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने फटने, ठीक है, से बचाने के लिए त्वचा में कई क्या होता है? एपिथेलियम परतें उपस्थित होती है, वही स्तरित उपकला होती है। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित है और इसीलिए इसे स्तरित उपकला कहते हैं। देखिए, हम लोग का स्किन का जो है वो लेयर बाय लेयर रहता है, ये आपका लेयर बाय लेयर है, तो इसलिए उसको लेयर बाय लेयर, इसलिए उसको क्या बोला गया? स्तरित उपकला, जो कटने छटने से स्किन को बचाता है। आप देखते होंगे स्किन में कैसे कटता है तो खून उन नहीं बहेगा जब तक पूरा नहीं कटे, है ना। देखो पतला होता है लेयर, जब जैसे लगेगा कि खचोरा गया, खाली तो ऊपर का खाली इसे लगेगा, है ना, फिर उसमें से उजला तरह दिखाई देगा, खाली उजले है, ठीक है। उसके बाद फिर लाल दिखाई देगा और उसके बाद फिर खून निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो वो लेयर बाय लेयर होता है बस, ठीक है। तो किसको क्या बोलते हैं? स्तरित उपकला, जो लेयर में रहता है, ठीक है। चलिए आगे, घनाकार उपकला। तो घनाकार उपकला क्या है कि यह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। देखिए क्यूब शेप में है, घन के आकार का बना हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण, मतलब कि किसी चीज को स्रावित करना या अवशोषित करना, दोनों काम करता है। कौन? घनाकार उपकला। जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा? तो लार ग्रंथियों में, जो हम लोग के मुंह में जो लार ग्रंथि है वो कौन सी कला होती है? घनाकार, है ना। उसे लार ग्रंथि से लार निकलते रहता है। और गुर्दे की नालिकाओं में, गुर्दे की जो नलिकाएं हैं, ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगा आपका? घनाकार। गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी, यस सर, है ना। और वृषण और अंडाशय में, वृषण और अंडाशय ग्रंथियों का निर्माण भी किससे होता है? टेस्टाइल और ओवरी का भी निर्माण, टेस्टाइल और ओवरी का निर्माण में भी कौन सा कला होता है आपका? ऊतक घनाकार, है ना। ये सब का काम क्या है? ये सब का काम है स्राव, या तो स्रावित करना या तो अवशोषित करना, ठीक है। तो जितने भी अंग है जो स्रावित या अवशोषित करते हैं, तो उसमें कौन सा ऊतक रहेगा आपका? घनाकार उपकला ऊतक, ठीक है। एक आपका आएगा स्तंभाकार। तो स्तंभाकार उपकला में देखिएगा,
तो यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। देखिए लंबा लंबा इसमें है, ठीक है, दिख रहा होगा फिगर में। इसकी सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं। क्या पाता है? माइक्रोविली। ये क्या करता है? देखिए जैसे कि अमाशय की लाइनिंग में और परतों में, ये जो अमाशय है, तो अमाशय को देखेंगे हम ऐसे जूम करके, तो इसमें जो होता है ये स्तंभाकार रहता है, जैसे दिख रहा है यहाँ पर लंबा लंबा सा है, ये भी ऊतक ही है अमाशय में। और किसमें? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में भी कौन सा ऊतक दिखेगा? स्तंभाकार, उसका साइज लंबा रहेगा, ठीक है। और स्रावित करने वाला और अवशोषित करने वाला कैसा रहेगा? घनाकार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पढ़े थे उधर, उसमें कौन सा? उपकला ऊतक, पहला पढ़े थे। अब आते हैं दूसरा में, कौन सा है? पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक का हम क्या देखिए, पेशीय ऊतक है जिसमें जंतुओं के शरीर का पेशियां निर्मित होती है, मसल्स। पेशीय ऊतक से क्या बनेगा? मसल्स बनेगा, ठीक है। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। इसका हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। मांसपेशियों को बनाने में और उन्हें नियंत्रित करने में। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करती है। हम लोग का यहाँ वाला देखिए, इसमें संकुचन का गुण आता है ना, ऐसे मोड़ेंगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गतिविधि प्रदान करता है। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे कौन सा प्रोटीन करते हैं? संकुचनशील प्रोटीन। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। संकुचन और शिथिलन, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, देखिएगा यहाँ का मसल ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेप्स, है ना, कि पूरा हैवी बाइसेप्स वर्कआउट करके बना लिया है। तो यहाँ का मसल्स क्या होता है? आराम से ज़्यादा इसका यूज होता है मसल्स का, ठीक है। कौन बनाया है यहाँ पर? जिमर बॉय कौन है? आएगो तो एवे नहीं किया है। सिक्स पैक से क्या है? आज सिक्स पैक कोई मतलब नहीं है, हमारा फैमिली पैक है से। उनका तो 6 गो है सिक्स पैक, हमारा फैमिली पैक है, एकदम खाली पैक के पैक है ये। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है इसमें? पेशियों का काम क्या है? पेशीय का निर्माण करना, यही ना बोल सकते हैं। और नाम में उसका अर्थ छिपा हुआ है कि पेशीय ऊतक क्या करता है? जंतु के शरीर का पेशिया का निर्माण करती है। और पेशीय पर जहाँ जिसमें क्या होता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इसमें कौन सा है? गतिविधि प्रदान करता है अंगों में। क्लियर है? पूरा क्लियर एकदम, ऐसे बोर्ड पूछाने वाला क्लियर, समझने वाला क्लियर पूछ रहे हैं हम। आइए, पेशीय ऊतक का भी 3 प्रकार। हाँ देखिए, अभी आप लोग पढ़िएगा, ऐसे आप लोग 9th 10th और 12th में इतना डिटेल में ऊतक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर सब है पढ़ने के लिए, तो इतना सारा मिलवे करेगा पढ़ने। क्या कीजिए, पुस्तक एग्जाम में सवाल तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब लिख दे खाली ऊतक से, और ऊतक से सवाल घुमा घुमा के पूछेगा, तो पढ़िएगा ना। आप ही बाद में नहीं पढ़ाएंगे तो आप ही लोग बोलिएगा कि हमको सर ये वाला नहीं पढ़ाए थे टॉपिक हुआ। अब देखिए नहीं पढ़ाए तो यहाँ सवाल पूछ दिया, तो हम अपने तरफ से चाहते हैं कि हम तरह से सिक्योर रहें। अब वो जिम्मेवारी आप लोग के ऊपर, हमारा टेंशन पढ़ा के खत्म, अब आपका टेंशन दूर है कि आपको याद कीजिए कैसे याद करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक का भी 3 प्रकार है। कौन कौन सा? तो रेखीय पेशीय ऊतक, उसी को कंकाल पेशीय ऊतक कहते हैं, और उसी को स्वैच्छिक पेशीय ऊतक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है अरेखीय पेशीय ऊतक, जिसको चिकनी पेशीय या अस्वैच्छिक पेशीय बोलेंगे। और तीसरा हो गया हृदय पेशीय, ठीक है। पेशीय ऊतक का भी आपका 3 प्रकार है, रेखीय, अरेखीय, हृदय। रेखीय दम रेखा में दम, जिसको स्वैच्छिक बोलेंगे, अरेखीय अस्वैच्छिक, और हृदय पेशी। अब रेखीय ऊतक क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो रेखीय ऊतक क्या है?
तो इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, लंबी है और बेलनाकार जैसा है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, रेखीय ऊतक। यह हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है, हड्डी जहां पर रहेगा तो उसके ऊपर में एक लेयर रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना, हड्डी के ऊपर लेयर पतला सा। यह शरीर को गति सहायता करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंकाल कोशीय ऊतक भी कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहां पाई जाने वाली ऊतक को क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक ऊतक कहते हैं। जैसे हाथ का, पैर का, है ना, ये सब हमारा नियंत्रण है, इसीलिए वहां पर जो मिलेगा ऊतक वो कौन सा रहेगा, स्वैच्छिक ऊतक, जिस पर हमारा नियंत्रण है। अब हृदय की गति पर नियंत्रण है हम लोग का, नहीं है। फेफड़ा पे सांस लेने पर नियंत्रण है, अगर वो नियंत्रित हो गया तो हम लोग की कहानी खत्म। अगर हृदय का नियंत्रण का अपने आप कंट्रोल कर लिया कि हम ना चलेंगे तो हम लोग निपट लेंगे, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण है, ये नहीं है। हाथ पर है, पैर पर है, हाथ मन किया तो नहीं चलाएंगे, नहीं हिलाएंगे, पैर मन किया तो नहीं हिलाएंगे, लेकिन हृदय मन किया तो नहीं हिलाइए। देखिए बस तुरंत लइकन चला देगा, वो वाला स्टोरी, चला गया चांद कहाँ आसमान कुछ, बस यही है, वो लगे करता है, एकदम ट्रेंडिंग हो गया है, कुछ भी हो जाए आए फर्स्ट में आता है ना, लिखे नीचे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे शांति कहाँ से दे, सब ऐसे से लगाएगा तो शांति मिलेगा उसको, खुशी से लगा मारने के बाद कौन हमारे दोस्तों लगाया था ऐसा सेट, कहाँ गया वो, रात में आएगा मिलने, कहा दोस्त हमारे याद आ रहा है, नहीं रात में आएगा मिलने, कहा दोस्त हमारा याद आ रहा है, पूछेगा हालचाल, तब तक उसको भूत बना दीजिएगा आप लोग, तो बोला कि भूत पकड़ लिया। चलिए खैर देखिए यहाँ पर पेशीय ऊतक क्या होता है, यह लंबा होता है बेलनाकार जैसा, एक रेखीय होता है, इसीलिए इसको बोला गया पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है, स्वैच्छिक ऊतक है, जिसमें हमारे शरीर पर जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है। क्लियर है, जैसे हाथ पैर। इसके अलावा देखते हैं रेखीय कंकाल, इसी का एग्जाम्पल दिया है, जैसे यह पेशीय मुख्य रूप से हाथ पैर गर्दन और अंग ऐसी अंगों में पाई जाती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। हाथ है, पैर है, ये गर्दन का है, ये जबड़ा है लेकिन ये मेन गर्दन है, ठीक है, हाथ पैर गर्दन और वैसे अंग जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो ऊतक रहेगा कौन सा रहेगा, रेखीय ऊतक बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, कंकाल और स्वैच्छिक पेशीय ऊतक। फिगर में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। स्कैन करेंगे तो ऊपर का स्किन हटा दिया जाएगा, काला गोर वाला, तो सब इसमें दिखेगा एकदम स्कैन करने के बाद। आते हैं अरेखीय ऊतक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकनी ऊतक या अस्वैच्छिक ऊतक। तो यह पतली और लंबी होती है, परंतु इन पर रेखीय या धारियां नहीं होती है। ये देखिए लंबी और पतली है लेकिन इन पर धारियां नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, अरेखीय। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का अंदर में जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, शरीर के भीतरी अंगों पर कार्य करना, तो शरीर के जो भीतरी अंग है कार्य कर रहा है उस पर हमारा नियंत्रण है। आहार नाल है, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत, उस पर नियंत्रण है हम लोग का, नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि खाना खाए आप बोल दे कि ना हम छोटी आंत में ना भेजेंगे, ऐसा हो सकता है? या छोटी आंत में गलती से चल गया तो बोले कि हम बड़ी आंत में नहीं भेजेंगे, अब रहेगा ओकरे में, ऐसा हो सकता है? वो अपना कार्य करते रहता है, जो प्रोसेस है उसके अनुसार कार्य कर रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और जिस पर कंट्रोल है वो स्वैच्छिक ऊतक नहीं है, वो अस्वैच्छिक ऊतक। और तीसरा आता है हृदय वाला, हृदय पेशीय ऊतक। तो हमारा हृदय पेशी ऊतक का बना होता है, यह हृदय के अंदर होती है और इस क्रिया अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, ठीक है। अनैच्छिक मतलब यही होता है, मतलब इच्छा के अनुरूप नहीं, कंट्रोल हम लोग नहीं करते, ये हम लोग का हृदय है, ठीक है।
तो हृदय के अंदर में जितने भी इसका जो मसल्स है सब कैसे इस पर कंट्रोल है, जहां से आ रहा है ब्लड कहाँ पंप कर रहा है, कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। देखिए इसको अगर काटेंगे तो वो ऐसा रखेगा, तो रियल का हृदय ई है, ठीक है। और एक वाचकों के लिए वो अलग ही डिजाइन का होता है, ठीक है, वो दूसरा लेवल का है, वो अपना मन से ग्रहण बना दिया कैसे बना के, ऐसे वो तीर भेज देगा जा। लेकिन रियल का हृदय क्या है, इसका शेप ये है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग अगर बनाना भी हो तो ऐसा बनाइएगा, पढ़ा लिखा आप लोग हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या, इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है, बनावे तो तब ना। अच्छा ठीक, आइए यहाँ पर दो पढ़े थे, तीसरा कौन था तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या है कि तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नर्व सिस्टम नियंत्रित करता है शरीर क्रियाओं को। कौन, तंत्रिका ऊतक ही। और क्या है, तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने काम करता है। इंफॉर्मेशन, जैसे हाथ में लगा चोट तो तुरंत ब्रेन को बताएगा उसको कि हाथ में, दाहिना हाथ में चोट लग गया है। नस काट लिया तो बताएगा कि नस काट लिया है, होता है ना इसे। चलिए यह सब कौन बोलता है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन के द्वारा ही हम लोग क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है न्यूरॉन के द्वारा। ये शरीर के किसी भी अंग को अगर अंग डैमेज हुआ है तो उनका इंफॉर्मेशन न्यूरॉन ही पहुंचाता है, जो कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में, ठीक है। इसमें कौन सा ऊतक होगा, तंत्रिका ऊतक। कोई दिक्कत, इधर से आप लोग देवी लोग समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही कहानी सुन रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो जब सुबह सुबह चलाते हैं उठ के ऐसे, ई कोनो मतलब हो गया पढ़ाई के। अब हम देखते तो हमको नींद लगता है, अरे रहिए तो आराम से एकदम एनर्जेटिक रहिए, एकदम एनर्जी लॉस के क्लासरूम में से बैठे रहेंगे, ठीक है। आज जब कुछ पूछेंगे तो अच्छा पूछ रहे हैं क्या हमसे। आइए तंत्रिका ऊतक क्लियर हो गया। तो अभी कितना कितना ऊतक पढ़े हम लोग, 3 गो पढ़े। कौन कौन, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका। उपकला का 4 गो था, पेशीय का 3 गो था, है ना। अब तंत्रिका का भी नहीं है, एक ऊतक था ना, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है कि ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, मतलब वैसा ऊतक जो विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करे, उसको कौन बोलेंगे, संयोजी ऊतक। इसी में आपका 5 गो प्रकार है, जिसमें बोलते हैं अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, रक्त, है ना। ये किसका हो गया आपका, संयोजी ऊतक का, जो एक दूसरे को जोड़ने, जैसे हड्डी हड्डी से साथ जुड़ा हुआ है ना। हड्डी के साथ ऊपर में आपका मांस भी जुड़ा हुआ है हड्डी के साथ ही। आपका टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि क्या होता है, रक्त क्या होता है, अस्थि क्या होता है। अब इसको समझते हैं, ये 5 भाई को, ठीक है। अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और रक्त, ये किसका है, संयोजी ऊतक का भाग है। अब समझते हैं अस्थि, ठीक है। तो अस्थि क्या है, तो सिंपल सी बात है कि अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक होता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करने के लिए। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट, मतलब शरीर को अगर हड्डी निकाल दिया जाए, ऐसे समझ कि हमारा ये शरीर है और शरीर के अंदर से जितने भी हड्डी, हम हड्डी को निकाल दें, कैसे होगा, हम लोग चल पाएंगे नहीं, एकदम लुचुर मुलायम हो जाएंगे, खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, चलना तो खड़ा हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या करता है, शरीर में
मूवमेंट प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। किसके सहायता से? हड्डी की सहायता से। इसी में क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करता है। अस्थि मज्जा का नाम सुने हैं ना? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ मिलेगा? अस्थि के अंदर, ठीक है। बोन मतलब हड्डी, अस्थि अपने अंदर मिनरल्स और को स्टोर करके रखती है, मिनरल्स को। अब अस्थि बना किसका होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, यही ना आपका अस्थि है। अरे भैया वो फोटो क्यों नहीं बनना हो रहा से? कुतवा वाला हड्डिया ऐसे रहता है, उसको दे दिया था, अपना पूरे में बिजी रहता है। किसका बना है? कैल्शियम और फास्फोरस का, ठीक है। तो किसका है? कैल्शियम फास्फोरस। इसमें उपास्थि सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अब उपास्थि को समझते, उपास्थि क्या होता है? ठीक है, अस्थि उपास्थि था ना, और लिगामेंट, टेंडन और रक्त, 5 गो था। तो अस्थि समझे, अस्थि क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता है। और क्या होता है? तो मिनरल्स को स्टोर करता है। किसका होता है? कौन सा मिनरल्स? तो कैल्शियम और फास्फोरस को। अब समझते हैं उपास्थि। तो उपास्थि क्या होता है कि ये उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है। यहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी क्या करता है कि हड्डी के ऊपर में जहां हम लोग का मूवमेंट होता है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे मूवमेंट है, तो यहाँ पर 2 हड्डी है, तो दोनों हड्डियों के सिरे पर एक चिकना परत होगा, ठीक है। आप लोग चिकन लेग पीस खाए ना है जी, उसमें ऊपर वाला दिखता है, लास्ट में खाने के बाद मुलायम वाला पार्ट, वही कार्टिलेज है, ठीक है। तो क्या करता है? उसको चिकना बनाए ताकि मूवमेंट आसानी से हो पाए, ठीक है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। जो कार्टिलेज में उपस्थित जो है, उसमें जो जीवित सेल है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट। जो देखिए यहाँ पर जो पैर का हड्डी हम लोग का है, यहाँ पे घुटना के पास जहाँ हम लोग का दिमाग होता है, नहीं ना, आप लोग का ही होता है, उन लोग का तो अंगूठा में होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बहुत होता। यहाँ पर ये जो 2 हड्डी है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर या और नीचे 2 हड्डी है यहाँ पे बना हुआ। तो इस दोनों हड्डियों के बीच में जो चिकना सतह प्रोवाइड, मूवमेंट में जो प्रोटेक्शन करेगा, मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट जो करवा रहा है उस किसके माध्यम से हो रहा है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज डैमेज हो गया है ना, तो चलने फिरने में क्या होगा? घुटना दर्द करेगा। जैसे ही मोड़ेंगे तो वहाँ पर घुटना में दर्द होगा। हाथ का कार्टिलेज खराब तो हाथ का मूवमेंट खराब हो जाएगा, घुटना में मतलब हाथ का कोई दर्द करेगा वो, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या है आपका? एक चिकना परत है जो 2 हड्डियों के बीच में जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ पर होता है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, फिर से देखिए, ये क्या कहता है कि नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं। कौन? कार्टिलेज। यहाँ पर फिगर में दिख भी रहा है कि 2 हड्डियों के बीच में है, ठीक है, 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज है जो चिकना सतह है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? कार्टिलेज समझ गए, बोन समझ गए। आते हैं अब किस में? टेंडन में और लिगामेंट में। तो टेंडन क्या होता है? तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक है टेंडन। हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस रहता है, तो हड्डी के साथ मांस चिपका रहता है ना। ऐसे थोड़ी कि हड्डी अलग या मांस अलग रहता है, वो हल्का चिपका रहता है, ठीक है। तो जो चिपकाने वाला काम करेगा
कौन करेगा? टेंडन करेगा। जैसे हम लोग का देखिए यहाँ पर बोन्स है, अब बोन्स के ऊपर लाल लाल देखिए दिख रहा है मांस, तो उसके साथ चिपका हुआ है हड्डी के साथ, तो जो चिपकाने वाला ऊतक कौन सा है? टेंडन है। और लिगामेंट क्या है? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला काम करता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला काम कौन करेगा? लिगामेंट। देखिए अब लिगामेंट फ्रैक्चर कभी कभी होता है किसी का, तो बहुत आसानी से ठीक नहीं होता है, ठीक है, लिगामेंट, क्योंकि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगर बोन्स फ्रैक्चर कर गया तो उसका तो उपचार है और बहुत इजीली हो भी जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन लिगामेंट अगर फ्रैक्चर कर गया है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, वो बहुत कॉस्टली उसका उपचार पड़ जाता है, ठीक है। और बहुत माइनर, मतलब माइनर केस में वो देख पाता है एक्सरे में कि लिगामेंट फ्रैक्चर है। हड्डी तो आराम से दिख जाएगा, लिगामेंट और दिक्कत करता है, अब बहुत लंबा समय तक वो रिकवर कर पाता है। बात समझें? अगर कहीं चोट उट लगता है, दर्द है, तो उसको दिखवाए कि कहीं कभी होता है कि लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है और लोकल डॉक्टर लोग क्या है उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, अब वो कंटिन्यू दर्द करता रहता है। हम लोग को लगता है कि चोट से दर्द कर रहा है, लेकिन सैनली होता क्या कि लिगामेंट फ्रैक्चर रहता है, अब बहुत लंबे समय तक वो चलता है दर्द। हाँ, तो उसके लिए वो स्पेशल डॉक्टर जाइएगा, मतलब जाइएगा झोला छापला, देखो इंजेक्शन मारेगा, दर्द खत्म, लेकिन वाह का दवाई दे दिए, और जैसे इंजेक्शन का असर खत्म तो फिर से दर्द शुरू, है ना। 5-6 दिन लगता है वहीं दे देंगे सुई, एकदम नस उसमें कहानी खत्म। तो टेंडन क्या होता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला, और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला। क्लियर हो गया? हड्डी को मांसपेशी से टेंडन, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी से टेंडन, ठीक है। चलिए आइए इधर, अब आते हैं ब्लड। तो ये तो सिंपल सी है कि रक्त या रुधिर को तरल संयोजक कहते हैं। तरल संयोजक रक्त को बोल देंगे। इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है। दिख रहा है अंदर में, है ना, ये ब्लड ही है, इसमें सेल क्या है, सब का क्या है? बिखरा हुआ है। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजक है ना। हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजक कौन सा है? रक्त है। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो ऊतक की बात करेंगे तो तरल संयोजक तो कौन सा है? रक्त। इसमें देखिए क्या है कि इसमें क्या होता है कि तरल पदार्थ होते हैं, और इसमें कोशिकाएं कैसा होता है? बिखरा हुआ था। फिगर में दिख भी रहा होगा, बिखरा हुआ छोटा छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आँख ठीक है। तब आइए आगे, आगे तो यहाँ पहुंच गए हम लोग, निपटाइए। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? कौन सा? एपिथेलियम ऊतक, उसे क्या लगा जाता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा? संवेदना, इंफॉर्मेशन। चलिए, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। चलिए, कने भाग गया? अस्थि को अस्थि से। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक में आएगा, ये भी है ना। तरल संयोजी ऊतक लिखता है, लेकिन तरल तो देवे नहीं किया संयोजी ऊतक। भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, हृदय डैश से बना है? पेशी ऊतक से बना है ना। निम्नलिखित में कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? अवकाशी। उपकला पेशी संयुक्त था, अवकाशी नहीं था। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक उदाहरण को पहचाने। मांसपेशियां ना होगा?
संयोजक ऊतक उदाहरण में कौन कौन था? अस्थि था, उपास्थि था, यही था ना? अस्थि, उपास्थि, टेंडर, लिगामेंट और रक्त। इसमें कौन सा है? अस्थि दिख रहा है, हड्डी, यही ना बोले संयोजक ऊतक में। उपास्थियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? उपास्थि में एक मिनट, आप लोग भुलाइए नहीं, लाइए उपास्थि हम निकालते हैं। कन्या भाग्या जी, कॉन्ड्रियोसाइट, कौन सा मिलेगा? कॉन्ड्रियोसाइट। कहाँ दिख रहा है? कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है। बीपीएससी 2018 का है, एसएससी एमटीएस 2019 का है। और रेखीय पेशी है, और रेखीय तो अनैच्छिक है ना, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अनैच्छिक। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ेगा कौन? टेंडन। अस्थि है, संयोजी ऊतक है ना, अस्थि, उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट और रक्त। कौन सा ऊतक का एग्जाम्पल था? संयोजी ऊतक का। चलिए, अब और है? नहीं है। ये इतना हुआ क्लियर, टिश्यू आपका खत्म हुआ, ठीक है।